नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। एस्से की बातें कुछ हम लोग कर रहे थे, उन्हीं के अंतर्गत आज एक एस्से और हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आज का एस्से होगा वो कोई एक एस्से नहीं होगा। टॉपिक है भारतीय कृषक एवं कृषि। डायरेक्ट ये टॉपिक आपके निबंध के सिलेबस में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इस पर हमारी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। डायमेंशंस बहुत सारे इसमें होते हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी बातें हम करेंगे उसमें चाहे आपसे पूछा जाए भारतीय कृषि की समस्याएं, चाहे आपसे पूछा जाए भारतीय कृषकों की बदहाल स्थिति, चाहे आपसे पूछा जाए किसानों की दोगुनी आय, चाहे आपसे पूछ लिया जाए भारतीय कृषि व सरकारी प्रयास, आपसे पूछा जा सकता है भारतीय कृषि का सामाजिक व आर्थिक महत्व। आपसे थोड़ा बौद्धिक अगर टाइटल दिया जाएगा तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय कृषि का स्वरूप प्राचीन से आधुनिक काल तक, या इससे भी बौद्धिक बनाएगा तो कृषि सुधार आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता है। इस तरीके से ये आपके ऐसे के टॉपिक बन सकते हैं कृषि और कृषक समस्याओं पर, यानी कि भारतीय कृषि और कृषक या भारतीय कृषक और कृषि, जैसे भी आप इसको कह लें, दोनों रूपों में ये टॉपिक आपके बन सकते हैं। कोई भी निबंध जब आप इसमें लिखिए तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर या रूपरेखा की बात कर लें। तो रूपरेखा इसमें क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले भूमिका में आप दिखाएंगे कि प्राचीन काल से आज तक कृषि का थोड़ा सा इतिहास दिखा देंगे, से अब तक क्या दिखाएंगे, इसको आप कह सकते हैं ऐतिहासिक परिदृश्य एक इसमें क्लियर कर देंगे। ऐतिहासिक महत्व आप इसमें दिखा देंगे। ऐतिहासिक महत्व दिखाना क्यों जरूरी है, इससे ये पता चलता है कि कृषि कितना इंपॉर्टेंट है और आपको उस इंपॉर्टेंस के बारे में जानकारी भी है। केवल वो इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि आप उसको जानते भी हैं, और इसको आपको एंशिएंट से लेके अभी तक आधुनिक काल तक, मॉडर्न तक, या जो इस समय चल रहा है युग, यानी कि इस समय जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है वहां तक आना होगा। कोई भी इसे लिखने के बाद में जो इसका मुख्य भाग होता है जिसको हम बॉडी पैराग्राफ कहते हैं, तो मुख्य भाग में भी आपको कुछ ऐसे ही काम करने हैं। क्या करना है, उसमें आपको समस्याएं बता देनी है कि क्या प्रॉब्लम्स है, महत्व बता देना है। समस्याएं वही होती हैं जो महत्व होता है, उन्हीं जब महत्वों की पूर्ति या पूर्ति नहीं हो पाती है तब क्या होती है, समस्याएं बन जाती हैं। और इसको किसके कॉन्टेक्स्ट में दिखाएंगे, वर्तमान में, है ना, वर्तमान समय में। समय और वर्तमान दोनों समय यूज नहीं किया जाता है, तो वर्तमान स्थिति क्या है आप इसको ऐसे लिखेंगे। कभी भी जब निबंध लिखिए तो उसमें वर्तनी दोष ना हो पाए। और साथ में आप ये ध्यान रखिए कि जो आप कॉमा लगाए, यानी कि जो आपने पूर्णविराम अर्धविराम लगाने की चीजें हिंदी में पढ़ी थी, उनका सही से उपयोग यहाँ पर करें। और इसी में आपको दिखाना है सरकारी प्रयास। सरकारी जो प्रयास आप दिखाएंगे तो उसको कैसे दिखाएंगे, इसमें जो योजनाएं चलती हैं, जो भी प्रोग्राम होते हैं कृषि से रिलेटेड, उनको यहाँ पर आपको दिखा देना है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें और हैं, वो क्या करनी है। जैसे मुख्य भाग में सरकारी योजनाएं आपने दिखाया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई योजना बिल्कुल ऐसी है जो जिसमें कमियां ना हो, तो थोड़ा सा आलोचनात्मक इसका परीक्षण कर लीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण करने का मतलब ये होता है उसकी सकारात्मकता को और नकारात्मकता को दोनों को बताइए, और उसमें से नकारात्मक चीजों को छांट कर आप सामने लेकर आइए। आपको यहाँ पर दिखाना है, वास्तव में दिखाना है कि क्या आप लिखना चाह रहे हैं, तो उसको दिखाने के लिए आलोचना करना जरूरी है। और लास्ट में एंड होगा, यानी कि जिसको उपसंहार बोलते हैं, और उपसंहार में आप क्या करेंगे, अंत में कुछ सुझाव देंगे और समाधान, है ना, कुछ सुझाव थोड़ा सा देके और समाधान देके आप इसको समाप्त करेंगे। यहाँ पर जो योजनाएं होती हैं वास्तव में समाधान के लिए ही शुरू की जाती हैं, लेकिन इसमें कमियां रह जाती हैं। तो बहुत ऐसा नहीं लिखेंगे कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब बिल्कुल बेकार हैं, सरकार जितने भी प्रयास कर रही है कोई भी काम का नहीं है। इस तरीके से कभी लैंग्वेज मत यूज कीजिएगा, क्योंकि सरकार अपना काम करती है और एक थिंक टैंक की तरह करती है। बहुत सारे उसमें लोग होते हैं, जहां आप अभी पूछने की बात है, जहां तक आप अभी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग वो जिंदगी जी चुके होते हैं, तो आप उनकी चीजों का सीधा विरोध नहीं कर सकते हैं।
इस निबंध की शुरुआत 2-3 तरीकों से की जा सकती है। अगर आपसे समस्याएं पूछी जाती हैं तो निबंध की शुरुआत थोड़ा सा दूसरे तरीके से होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय कृषि में नए कदम, तो शुरुआत थोड़ा सा दूसरे तरीके से होगी, लेकिन कंटेंट कुल मिलाकर इतना ही रहेगा। आज जो ये टॉपिक हम डील करने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम ये देख लें कि शुरुआत हम कैसे करेंगे। तो यहां पर जो शुरुआत हम कर रहे हैं, ये शुरुआत भी आप कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अगर समस्याएं पूछी जाए तो इस निबंध का जो अंत है, जो मैं भी अंत में आपको बताने वाला हूं, उस अंत से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपसे केवल समस्या पूछी जा रही है, किसानों की बदहाल स्थिति की बात हो रही है, तो आप इस लाइन से शुरू करिए कि जिंदगी कट रही है खुरपी और कुदाल में, भूखा पेट तक खेती से अब भरता नहीं, महज हम नाम के जमींदार हैं, किसान हैं, घर का खर्च तक अब खेती से चलता नहीं। जिंदगी कट रही है खुरपी और कुदाल से, भूखा पेट तक खेती से अब भरता नहीं, महज हम नाम के जमींदार हैं, किसान हैं, घर का खर्च तक अब खेती से चलता नहीं। ये लाइन जो है, ये जो पंक्ति है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको कृषि समस्या से और कृषकों की समस्या से रूबरू कराती है, अवगत कराती है क्या उनकी समस्या है। समस्या पूछने पर आप ऐसा करिए। लेकिन अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका यह हो सकता है कि भारत गांवों में बसता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा कृषि है। ये महात्मा गांधी ने कहा था। भारत गांवों में बसता है, ये सब लाइन याद रखिए। भारत गांवों में बसता है, भारत गांवों में बसता है और भारतीय कृषि की, भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा कृषि है। निबंध आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो परेशान मत होइए। आप लोग परेशान होने लगते हैं कि निबंध लिखा नहीं रहे हैं, लिखा नहीं दे रहे हैं, स्ट्रक्चर बता रहे हैं। सही तरीका वही है कि स्ट्रक्चर बताया जाए, लेकिन आप लोग की सहूलियत के लिए इसको हम दे देंगे। और ये कहा था महात्मा ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी ने अगर कहा था तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक है, तो भारत में आप स्टार्ट कैसे करेंगे कि भारत में कृषि का जो इतिहास है वो कोई नया नहीं है। आप हम पैदा हुए, हमारे पूर्वज हुए, कहीं उससे भी पुराना है। भारत में कृषि का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिंधु सभ्यता से लेकर आज तक हम देखें, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से ही भारत में खेती के प्रमाण हमको मिलने चालू हो जाते हैं। समय बीतता गया, सभ्यताएं बदलती गई, समय बीता, सभ्यताएं बदली, शासक बदले, नए नगरों का विकास हुआ, लेकिन खेती किसानी का अपना महत्व वैसे ही बना रहा। आज हम बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज देखते हैं, प्लेन में यात्रा करते हैं, कुछ भी हम कर डाले, है ना। हमने ऐसी ऐसी पनडुब्बियां डेवलप कर ली हैं, हम चांद पे घर बनाने की सोच रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खेती किसानी को बंद करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खाने के लिए उसी पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन होते रहे, लेकिन कृषि का महत्व अपना वैसे ही बनता रहा। अंग्रेजी जब शासन आया, अंग्रेज जब आए, तो कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। और अंग्रेजों ने क्या किया? कृषि को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने अपने हितों को साधने के लिए कृषि में आमूलचूल परिवर्तन किए। भू राजस्व जो वसूली थी, उसके लिए अंग्रेजी हुकूमत ने जो जमींदारी व्यवस्था थी, पट्टेदारी व्यवस्था थी, उसको अपनाया। और उसका अपनाने का कारण क्या था? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो क्या चाहते थे? वो टैक्स चाहते थे। उनको क्या चाहिए था? कच्चा माल चाहिए था। कच्चा माल के लिए तो खेती पे हम निर्भर करते हैं। बहुत सारे हमारे उद्योग हैं, उनको भी आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं। देखिए, डायमेंशंस हो सकते हैं। बहुत सारे उद्योग हैं जिनका कच्चा माल हमको खेती से मिलता है। फूड प्रोसेसिंग पूरा उद्योग, कपड़ा उद्योग, जूट का उद्योग, जो भी है सब आप देखिए, इसी से आपको क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। तो अंग्रेजों ने इसको इसी तरीके से प्रयोग किया, उपयोग किया इसका, और कृषि का विकास उस समय ठप हो गया। यानी कृषि जो हमारा है, उसका, उसकी जीविका का साधन बनने से ज्यादा अंग्रेजों के पैसे कमाने का जरिया बन गई। और इन परिवर्तनों की जो जड़ थी वो इतनी गहरी थी, जो इन्होंने किया, जिसका असर आज भी दिखता है, लेकिन नकारात्मक रूप में दिखता है। सरकार, जब भारत आजाद हुआ, भारत की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, ये सब आपको लिखना नहीं है।
आजादी के बाद से ही सरकार लगातार प्रयास करती रही। पंचवर्षीय योजनाएं पूरी पूरी डेडिकेट की गई इसी के लिए, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, कृषि में सुधार करने के लिए। और इसका कारण क्या था कि भारत में जो कृषि है वो केवल ऐसा नहीं है कि लोगों को भोजन देती है, बहुत सारे लोगों के आजीविका का साधन है। खाद्य सुरक्षा इससे तो हमको मिलती ही है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ में आजीविका का साधन भी कृषि ही है। भारत में कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है वो आप यहां पर जब लिखिएगा तो एक शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, करीब या लगभग, एग्जैक्ट ये हर साल चेंज होता रहता है। तो आप कह सकते हैं 15-16% है। 16% के करीब अगर कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को देखें तो वो उस रेशियो में बहुत कम है। रोजगार की किए, रोजगार क्या है, करीब 50% का, और ये जीडीपी में जो इसका हिस्सा है तो जीडीपी में ये केवल 16% है। तो इस लिहाज से तो ये कम है। 50% आबादी सीधे प्रत्यक्ष तौर पर इस पर निर्भर करती है, लेकिन खाद्य सुरक्षा जो हमको मिलता है उसमें तो सब लोग खाते हैं। तो देश की पूरी आबादी को निवाला देने का काम कौन करता है, वो कृषि करती है। लेकिन आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि ये निवाला पूरे देश की आबादी को देने वाली जो कृषि है वो आज कई समस्याओं से घिरी हुई है। दिन रात कमर तोड़ मेहनत करके किसान जब अन्न उपजाता है और वो उसकी स्थिति ये होती है कि वो कर्जे में डूबा रहता है, खुद का पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करने के लिए उसको दूसरे विकल्पों की तलाश करनी पड़ती है, शहरों का मुंह देखना पड़ता है। शहरों की प्रगति देखकर किसानों को लगता है कि खेती निहायत घाटे का सौदा है, तो उस समय स्थिति बड़ी शर्मसार हो जाती है, बहुत शर्मसार हो जाती है। अभी 2014 में एक लोकनीति ने एक सर्वे कराया, और लोकनीति का एक सर्वे आपके ऐसे में ये मैंने डाला भी है, आपको मिल जाएगा। लोकनीति ने एक सर्वे कराया, किसानों ने ये माना, 40% तो बिल्कुल अनसेटिस्फाइड थे और 70% किसानों ने ये माना कि शहरी जीवन ग्रामीण जीवन से बेहतर है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब कुछ समस्याओं पर हम आते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन इतना लंबा क्यों, आप इसमें से 100-150 शब्द काट छाट सकते हैं और जहां जैसी जरूरत हो वो लिख सकते हैं। यहां तक लिखने के बाद में आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, जहां से आपको जो काटना हो वो काट लीजिए। अब हम समस्याओं पर आएंगे। भारत की आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत की बढ़ती आबादी के कारण जो कृषि जोत का आकार है वो घटता जा रहा है। मान लीजिए कि एक परिवार था और उसके पास पहले 50 बीघे जमीन थी, और इस जमीन पे जिनका मालिकाना हक था, इनके 3 बच्चे हुए, और ये 3 बच्चे है ना, इन तीनों बच्चों ने मनोहर लाल, ठीक है, और समारे, और तीसरे थे राम लखन, तीनों में बंटवारा हुआ और फिर इनकी शादी हुई और इनके फिर 4-4 बच्चे हो गए। इनकी और लड़कियां थी, लड़कियों को इन्होंने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया था। इनके 3 हो गए, इनके 4 हो गए, इनके 5 हो गए। अब इसमें जो हिस्सा लगेगा ये 5, 3, 8, 4, 12, ये 12 खंड में विभाजित हो गया, तो लगभग 4 बीघे के करीब एक लोगों के हिस्से में आया। एक मोटा मोटा आकलन, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आकार घट गया जोत का। अब अगर इसका मशीनीकरण करना है तो दिक्कत हो जाएगी। सिकुड़ते आकार के कारण मशीनीकरण के प्रतिकूल ये हो गया। कृषिगत अवसंरचना की अगर हम बात करें तो सिंचाई साधनों का अभाव है हमारे यहाँ। मानसून पर अति निर्भरता है, क्योंकि सिंचाई साधन है नहीं। मानसून जो एक टॉपिक आपसे पूछा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, ठीक है ना। भारत में अगर मानसून अच्छा आता है तो खेती किसानी वाले लोग जो है वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार अनाज अच्छा पैदा होगा। आज की स्थिति में जहां पर हम अंतरिक्ष में कदम रख रहे हैं, वहां पर कृषि को मानसून पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्षेत्रगत विषमता इसमें पाई जाती है। कहीं पर सिंचाई के साधन हैं तो कहीं पर सिंचाई के साधन है ही नहीं है, और सिंचाई के साधन नहीं होंगे और खेती में सिंचाई को निकाल दिया जाए तो कैसे फसल होगी। उर्वरक का प्रयोग हमने जो देसी खाद थी उसका करना बंद कर दिया, और उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग हम कैसे करने लगे, जो रासायनिक खाद थी उसका प्रयोग करने लगे, जो उर्वरक था। तो उर्वरक ने क्या किया, धीरे धीरे जो हमारी मृदा की गुणवत्ता है उसको कम कर दिया। कृषि में निवेश का भी हमारे यहाँ अभाव है, कोई पैसा लगाना नहीं चाहता है। भंडारण, मान लीजिए कि सब तैयार भी हो गया और तैयार करके किसान ने अनाज रख लिया, मान लीजिए कि इसको 10 क्विंटल इसने तैयार कर लिया, और 10 क्विंटल को अब इसको भंडारित ये नहीं कर पा रहा है तो ये सड़ जा रहा है, चूहे खा ले रहे हैं, और फिर प्रसंस्करण की भी व्यवस्था नहीं है।
प्रसंस्करण कौन करता है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें एमएनसीज भी हैं, अभी बड़े बड़े लोगों की कंपनियां हैं जिनका लाभ भारत के सरकार को उस तरीके से, मतलब जनता को तो मिलता ही नहीं है, किसानों को, सरकार को भी उस तरीके से नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए वो काम करती है। तो ये प्रमुख समस्या आप गिनाइए। इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हैं। पर्याप्त अनुसंधान की कमी है हमारे यहाँ हाई यील्ड वाली जो वैरायटी है वो नहीं है, गरीबी हाई है, और जो कहां पे गरीबी है वहां पे ऋणग्रस्तता साथ साथ में आती है। मान लीजिए किसान को उर्वरक खरीदना भी है, तो वो उर्वरक खरीदने के लिए क्या करेगा? किसान कर्जा लेगा, तब वो उर्वरक खरीदेगा, और फसल उसी बीच में नष्ट हो गई, तब वो क्या करेगा? हमारे यहाँ सड़कों का अभाव है। किसान अभी भी, अब तो स्थिति बहुत सुधरी है, लेकिन है कुछ क्षेत्रों में जो पिछड़े क्षेत्र है, वहां मंडी तक उनकी पहुंच नहीं है। बिजली की समस्या है, तो वो सिंचाई किससे करेंगे? पंप सेट से करेंगे, जो डीजल पंप सेट होते हैं उनसे, तो वो महंगा पड़ता है। फिर उसने सब कुछ तैयार कर लिया, तो विपणन में बिचौलियों की भूमिका है। उसने तैयार किया, मेहनत की, वो उसमें पूरा लाभ कमा रहा है, 200 रुपये क्विंटल का कहीं 1300 रुपये उसकी मान लीजिए कि लग गए पूरे तैयार करने में, 200-250 रुपये उसको पर क्विंटल लाभ हो रहा है। और जो बीच वाले लोग, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ उससे खरीदा और जाके मंडी में पटक दिया, और उन्होंने 200-250 रुपये कमा लिए। तो बिचौलियों का हस्तक्षेप, और जो हमारे यहाँ की कृषि उत्पाद है उनकी गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम परखें, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। तो कृषकों की बदहाल स्थिति के ये भी कारण है। ठीक है, सॉरी। अब जो सरकार, समस्या आपने बता दिया और इसका महत्व भी स्पष्ट हो गया कि ये समस्याएं कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे कैसे इनको दूर करना जरूरी है। तो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें सरकार प्रयास करेगी कि कृषि की स्थिति को सुधारा जाए। तो सरकार घोषणा करती है कि वर्ष 2022 तक कृषि आय को हम दोगुना करेंगे। लेकिन ये दोगुना किसका दोगुना? इस समय कितनी है उसका दोगुना 6-7 हजार रुपए के बीच, 6-6.5 हजार रुपए के बीच में है, जो कि अगर दिल्ली में मानक मजदूरी देखी जाए तो सबसे कम मजदूरी भी देखा जाए, मान लीजिए कि कोई एक पियोन हो जाता है, कोई एक चपरासी के पद पे कार्य करता है, तो उसमें निश्चित है कि 18,000 रुपए से न्यूनतम उसकी सैलरी नहीं होगी। लेकिन किसानों की आय कितनी का दोगुना होगा, ये कभी किसी ने सोचा है? किसी ने ये बात कभी उठाई है कि किसका दुगना? 6400 रुपए अगर आए हैं और उसको दुगना करके आप 13,000 कर देंगे 2022 तक, तब तक तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि 15-17 हजार रुपए भी उसमें कम पड़ेंगे खर्चे में। और ये क्या करेंगे? मतलब इसका कोई आधार होना चाहिए ना कि किस परिप्रेक्ष्य में आप दुगना करने की बात कर रहे हैं। फिर भी अगर कर रहे हैं, ये आपको लिखना नहीं है, ये आप बस एनालिसिस करिए। वर्ष 2022 तक अगर इसको दुगना करने की बात हो रही है, तो आय को दुगना करने का जो लक्ष्य है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों को आप लिखेंगे, और ये एक साथ प्रयास नहीं है, ये समय समय पर चलने वाले प्रयास है। गवर्नमेंट ने क्या किया? फसलों के अनुसार पोषण और उर्वरक की जानकारी उपलब्ध हो पाए, इसके लिए उसने सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चलाई। और ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम, और साथ में एक किसान कॉल सेंटर है, किसान कॉल सेंटर योजना है ना। एक तो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, वो भी योजना का आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। लेकिन फसलों के और पोषण की गुणवत्ता के लिए इसने ये दोनों चीजें चलाई। वो तो ऋण की उपलब्धता की बात है, लेकिन कौन सी खेती किस मिट्टी में की जानी चाहिए, अगर किसान को ये चाहिए जानकारी, तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, और उसमें किस तत्व की कमी है, क्या उसको उसमें डालना है, क्या मिलाना है, और किस फसल के लिए कितना कौन सा तत्व चाहिए, ये उससे जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसान कॉल सेंटर में फोन करके भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस जैसी इन सुविधाओं को जो शुरू किया गया, उसका उद्देश्य क्या था कि पोषण और उर्वरक की जानकारी सही से उपलब्ध हो पाए। सिंचाई की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसको आप लिखिए। और उसका उद्देश्य क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि बूंद बूंद का उपयोग हो। एक ड्रॉप अगर पानी कहीं मिलता है खेती को, तो उसका सब ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो पाए। इसके लिए स्प्रिंकल सिंचाई और ये सब योजनाएं, क्योंकि आप यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते, इतना आपके पास स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि ज्यादा डायमेंशंस आपको ओपन करके यहाँ पर कई चीजें लिखनी है। वित्त की समस्या को दूर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई। एक ही लाइन में आप इसको लिखिए, आपके पास शब्द कम करे तो इसको तोड़िए, नहीं तो एक ही लाइन में इनको सबको लिख दीजिए, क्योंकि ये सारी जो योजनाएं, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको समाप्त करने की बात हो रही है, लेकिन अभी तो समाप्त नहीं हुआ है ना, क्रेडिट कार्ड है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत है, किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि, आप ब्रैकेट में वहां पे लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं है, 500 रुपए में किसका क्या भला होगा, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ उसको मिल जाता है। ठीक है, तो वित्त की समस्या को दूर करने के लिए ये प्रयास गवर्नमेंट के द्वारा, और कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार के लिए ई नैम और एपीएमसी एक्ट, इन सब का प्रावधान किया गया, इन एक्ट को लाया गया, जिससे कि मंडियों तक पहुंच हो सके और विपणन की व्यवस्था सही हो पाए। और भी कोशिश कर रही है, जैसे खतरनाक जो रासायनिक उर्वरक है उनसे मृदा को बचाने के लिए प्रधानमंत्री हमारे अधिकतर भाषण में जिक्र किया करते हैं कि खतरनाक जो रासायनिक उर्वरक है इनसे मृदा को बहुत खतरा है, तो नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दिया जाता है। और जो नीम कोटेड यूरिया है, इसका जो दूसरा लाभ ये भी है कि केवल कृषि क्षेत्र में ही इसका उपयोग सुनिश्चित हो पाता है, कालाबाजारी इसकी रुक जाती है ना, क्योंकि इसका इंडस्ट्रियल उपयोग होता था और इस पर सब्सिडी मिल रही है, और उन सब्सिडी मिलने के कारण क्या होता था, सब्सिडी तो कृषि की है लेकिन उसका उपयोग हो जाता था अन्य जगहों पे। तो ये भी नीम कोटेड यूरिया, इससे ज्यादा विस्तार यहाँ पर आप नहीं दे पाएंगे, बस लिख देंगे कालाबाजारी पर भी रोक लगती है। और कृषि जोखिम को कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि जोखिम को कम करने के लिए जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका विस्तार यहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ, जहां पर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना या किसी जोखिम की बात होगी वहां पर इसको थोड़ा विस्तार से आप लिख लेंगे, गूगल कर लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि इस फसल बीमा योजना में वास्तव में है क्या, कौन कौन सी कैसी मदें हैं, कौन कौन सा क्या इसमें प्रावधान है, कैसे क्या किया जाता है। कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2028 की बात है, कृषि निर्यात नीति को लागू किया गया, और ये जो नीति लागू की गई, इससे क्या होगा, अगर ये सही से क्रियान्वित की जाए तो कृषि उत्पादों का निर्यात, इस बार के बजट में किसानों का जो जैसे सब्जी है, दूध है, इन सबका सही से विपणन हो पाए, बाजार तक पहुंच पाए, इसलिए किसान रेल चलाएगी, इसका भी जिक्र आप कर सकते हैं। ये इससे में शायद आपके नहीं है, मुझे अभी याद आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। डायमेंशंस खोलिए, जितना ज्यादा आप कर पाइए उतना ज्यादा डायमेंशंस ओपन करके लिखिए। कृषि आय को बढ़ाने के और कृषि में जो मौसमी बेरोजगारी है इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि कृषि संबद्ध जो क्षेत्र है, जैसे राष्ट्रीय पशुधन मिशन चलाया गया, जैसे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इन सब का भी प्रावधान किया गया है ना। और ऐसा विकास यानी कि क्षेत्र आधारित विकास, सेक्टर वाइज डेवलपमेंट की बात इसमें की गई। कृषि में जलवायु परिवर्तन के अनुसार जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैविक खेती क्या है, ऑर्गेनिक खेती पर्यावरण के अनुकूल होती है। जैविक खेती पर अगर जरूरत पड़ेगी तो एक चर्चा हम करेंगे आगे। तो जैविक खेती की सबसे बड़ी बात है कि उसमें रासायनिक जो उर्वरक है उनका उपयोग न करके बिल्कुल पर्यावरण अनुकूल खेती की जाती है। तो कृषि में जलवायु परिवर्तन अनुसार जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे क्या होगा, कृषि में पर्यावरणीय धारणीयता बनी रहेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पर कृषि का विकास हो पाएगा। क्योंकि अगर आगे अन्य संसाधनों की तरह कृषि संसाधन भी नष्ट हो गया तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। अब बात यहां तक तो पहुंच गई, लेकिन गवर्नमेंट ये सब करने के बावजूद भी कई मुद्दों में फेल हो जा रही थी, उसकी आलोचना की गई। तो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी या जो भी लाभ दिया उसके लिए एक व्यवस्था की, डीबीटी की। पहले भी मैंने इसको आपसे ई गवर्नेंस में चर्चा की थी, आपके सामने इसको रखा था। तो सब्सिडी को अधिक तर्कसंगत बनाने के लिए डीबीटी यानी कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की व्यवस्था लागू की गई, और इसके अंतर्गत सभी लाभों को किसानों के खाते में क्या किया जाता है। डीबीटी का मतलब क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डीबीटी के तहत सीधे खाते में चला जाता है, सीधे खाते में। और सीधे खाते में जाने का मतलब यह हुआ कि अब उसमें बिचौलियां नहीं रह जाएंगी। तब भी अभी गड़बड़ियां होती हैं, आप सब उससे वाकिफ हैं, लेकिन अपेक्षाकृत तो कम हो जाएंगी ना। अभी भी क्या करते हैं, गांव में उनको खाता चलाना, अपना संचालित करना नहीं आता, प्रधान जी पासबुक ले लेते हैं पूरा निकलवा के, 10% उनको देते हैं, 90% खुद रख लेते हैं। जैसे मनरेगा में भी यही होता है। लेकिन ये सब आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि खामियां गिनाने से ज्यादा है उसके सोल्यूशन पे बात करें, है ना। आप अगर समस्या का समाधान नहीं है तो आप खुद में एक समस्या है ना? इस खेड़ा का स्टेटमेंट है, बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है। तो
हमारे यहाँ लाई गई, उसमें भी समस्या रह गई, क्षेत्रगत विषमता आ गई, हमारे यहाँ योजनाएं चलाई गई, उसमें सीधे लाभ नहीं मिला। तो इन सब चीजों को हम जब कोई चीज लागू करते हैं, उसके बाद जब समस्या आती है तो उसको निपटने के लिए आगे योजनाएं हम लाते हैं। गवर्नमेंट यही तो काम करती है। तो डीबीटी की बात हो, चाहे हरित क्रांति के बाद में जो क्षेत्रगत विषमता उत्पन्न हुई, उसके कारण से इंद्रधनुष क्रांति की बात की गई है ना, इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना की गई। तो ये सब योजनाएं आप इसमें लिख देंगे कि नई जो पहल है या भारतीय कृषक एवं कृषि के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट सरकार कर रही है उसमें ये सब है। फिर आप लिखेंगे इसमें, थोड़ा सा आलोचना करेंगे। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको बुराई नहीं करनी है, बस इतना आप इतना भर लिख दीजिए कि तो योजनाएं व कार्यक्रम लगातार आते रहे हैं, सरकारें प्रयास करती रही हैं, लेकिन क्या कारण है कि कृषि और कृषक अपनी बदहाल स्थिति से नहीं उबर पा रहे। आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इसके तह में जाकर जब आप पड़ताल करेंगे, या आप ऐसे लिखिए इसके तह में जाकर पड़ताल करें, तो पता चलता है कि कृषि को दोयम दर्जे का व्यवसाय मानना, नीतियों का सुचारू रूप से क्रियान्वयन न हो पाना, ये जितनी भी आपने ऊपर नीतियां, योजनाएं, परियोजनाएं लिखी हैं, उनका सही से क्रियान्वयन वास्तव में अगर कर दिया जाए तो ये समस्याएं कोई ऐसी समस्या नहीं जिनको दूर नहीं किया जा सकता। और अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इसे कम महत्व देना, सर्विस सेक्टर पर ज्यादा जोर दिया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया जाता है, सब सेवा क्षेत्र पे ही जोर दे देंगे तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि है, मत्स्यन है ना। अब नीली क्रांति बस एक बार आया चला गया, है ना। समुद्री अर्थव्यवस्था चर्चा में आई, चली गई, लेकिन कभी सॉफ्टवेयर का कोई जिक्र होता है, फिर वो चला नहीं जाता है, उस पर डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, और उसमें एमएनसीज लग जाती हैं, है ना। पूरे बड़ी बड़े जो घराने हैं, औद्योगिक घराने, वो उसी में निवेश करते हैं जहां पर उनको लाभ ज्यादा दिखता है। तो ये सब इसकी बदहाली के कारण है। और इसमें केवल गवर्नमेंट की बुराई नहीं, मतलब कमी नहीं है, बुराई तो आपको करना ही नहीं है गवर्नमेंट की, क्योंकि आप आगे गवर्नमेंट के ही लिए काम करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप ये नहीं दिखाइए कि हम बिल्कुल क्रांतिकारी हो जाएंगे। आप ऐसी लैंग्वेज का उपयोग, ऐसी भाषा का उपयोग आप मत कीजिएगा। आप बंधे शब्दों में बातें करिए, है ना। बंधी हुई लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, इशारा ही काफी है, इशारा करके आप निकल जाइए, ठीक है ना। तो इस तरीके से कृषि को अगर आपको महत्व देना है और किसी की समस्याओं को आप समझ गए हैं तो महत्व देना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा लिखिए कि कृषि ही ऐसा हथियार है जिसे हम गरीबी व भुखमरी से लड़ सकते हैं। हमारा जो एसडीजी गोल है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य है, उसमें भी प्रथम है गरीबी समाप्त करना और दूसरा है भुखमरी को शून्य करना। और इनकी प्राप्ति के लिए आपके पास हथियार क्या है? वो हथियार है एग्रीकल्चर। वो विपन जो है वो हथियार कृषि ही है। कृषि का सतत विकास हमारे अस्तित्व की अनिवार्यता है, अस्तित्व की अनिवार्यता है। ऐसा नहीं है कि केवल आवश्यकता है। अगर हमको जिंदा रहना है, हमको अपने मानव जाति को बचाना है, तो ये अनिवार्यता है, ना कि आवश्यकता है। एक टाइटल मैंने आपको दिया था, आपको जो नोट्स मिलेगा इसमें, उसमें सारे टाइटल दिए रहेंगे कि ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि का सतत विकास हमारे अस्तित्व की अनिवार्यता है, न केवल आवश्यकता। और इसीलिए किसानों की आत्मनिर्भरता जरूरी है, क्योंकि जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हम आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। क्योंकि 50% से ऊपर आबादी डायरेक्टली इस पर निर्भर है, और अगर खाद्य सुरक्षा की बात करें तो हम सभी इस पर निर्भर हैं। ऐसे इंड करिए कि किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी और सब लोग करते हैं। आप इसको लिखिएगा नहीं कि कौन क्या करता है और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लिखिए लगिएगा, लेकिन यहां पर इसका जिक्र जरूर कीजिएगा। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो इसका एंड आप ऐसे कर सकते हैं, तब किसानों की दशा नहीं की जाएगी कि जिंदगी कट रही है खुरपी और कुदाल से, भूखा पेट तक खेती से अब भरता नहीं, महज हम नाम के जमींदार हैं, किसान हैं, घर का खर्च तक अब खेती से चलता नहीं। अब वही लाइन आप यहां पर एंड में इस्तेमाल कर दीजिए। यही लाइन समस्या लिखना हो तो जिंदगी कट रही है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको आप लिखिए और शुरुआत यहीं से कर दीजिए। लेखन कला, है ना, 4 लाइनें ये शुरू में आप डाल दीजिए। अंत आप देखिए, अंत में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यूं बयान नहीं की जाएगी जब कृषकों की तस्वीर, जब इनके योजनाओं का
क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाएगा और लोगों के मन में ये नहीं रह जाएगा कि जो कृषि है वो दोयम दर्जे की है। सरकार भी अपनी योजनाओं को सही से क्रियान्वित करने की कोशिश करेगी और उसमें जो फिल्ट्रेशन हो जाता है, जो बीच में बिचौलिए खा जाते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे वो नेता नगरी हो, कोई भी हो, वो सब कम हो जाएगा तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस तरीके से आप इसको लिखिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और आप इसको क्लास इसलिए देखिए क्योंकि आपको इसमें कई विचार ओपन हो जाते हैं और डायमेंशंस आपके क्लियर होते हैं। थैंक यू वेरी मच।